ठीक है। फिर मैंने बताया था वर्क एनर्जी थ्योरम, वो था हाफ आई ओमेगा एफ का स्क्वायर माइनस हाफ आई ओमेगा आई का स्क्वायर। ठीक है, ये सब हमने कल बातें की थी। काइनेटिक एनर्जी का मैं एक फॉर्मूला बताया यहाँ पे, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ना, इसका डेरिवेशन हमने ये किया था। आज हम लोग करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हम बात करें ना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, तो वर्क एनर्जी थ्योरम ऐसा थ्योरम होता है जो हर जगह एप्लीकेबल हो। ठीक है, लेकिन जब एनर्जी कंजर्वेशन की हम बात करते हैं तो जो हमने पहले बात की थी एनर्जी कंजर्वेशन की बिल्कुल वही है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो कंजर्व रहती है। ठीक है, कांस्टेंट रहती है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल मतलब पोटेंशियल प्लस काइनेटिक इक्वल टू यू एफ प्लस के एफ। इसके लिए कंडीशन क्या थी? इसके लिए कंडीशन थी ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट। ठीक है, अगर केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस लगती है तो उनका वर्क डन कितना होना चाहिए? जीरो, या नहीं तो। ठीक है, इसी चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूं दूसरी लैंग्वेज में, एंड नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट। एक्चुअली बताओ, ये दोनों स्टेटमेंट एक ही मतलब बनाता है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट, दोनों का एक ही मतलब हुआ कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं होने चाहिए, मतलब फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स, ये सब नहीं होने चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि अगर एक्सटर्नल फोर्सेस लगती भी है, मान लो कि अगर खाली नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं लग रही है, उसके अलावा अगर एक्सटर्नल फोर्सेस लग भी रही है, ठीक है, तो उनका वर्क डन क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। ठीक है, एंड इफ एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट, देन वर्क डन बाय देम शुड बी जीरो। ठीक है, एक एक if external forces acts, then work done by them should be जीरो। ठीक है, तो या तो खाली कंजर्वेटिव फोर्सेस लगे, ठीक है, नहीं तो अगर एक्सटर्नल फोर्स लग भी रही है तो उनके द्वारा वर्क डन कैसा होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल ले लो, इस पे मैं क्वेश्चन करवाता हूँ तो आपको को ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। हालांकि ये क्वेश्चन ये कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, ठीक है, हमारा ये वाला जो क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ ना, दिस इज, इसकी ज्यादा चांसेस है मेंस में या नीट में आने की। ठीक है, तो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है ये। एक बोला गया ना कि ऐसे मान लो, यहाँ पे एक पुल्ली है ये,
और यहाँ पे ना एक ब्लॉक है, यहाँ पर दूसरा ब्लॉक है, और ये ब्लॉक हमें बोला गया है कि ये ब्लॉक का मास है मान लो m1, ये ब्लॉक का मास है मान लो m2, ठीक है। ये पुली का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो I है, ओके। उसके बाद एक तो हमको डेटा क्या दिया गया, m1, m2 और I डेटा में दिया गया। दूसरा डेटा हमको दिया गया है नो स्लिपिंग बिटवीन थ्रेड एंड पुली, ठीक है। तीसरा डेटा हमको क्वेश्चन में दिया गया है थ्रेड इज मासलेस, ठीक है। चौथा है, ठीक है, और ब्लॉक डिस्टेंस बाय डिस्टेंस x, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ईच ब्लॉक, ठीक है। हमसे पूछा गया है कि बताओ हर एक ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी। तो ये हमारे सामने पूरा डेटा दिया गया। अभी समझो यहाँ पर जो है ना, इस पार्ट पे यहाँ पर ये पुली है, ठीक है, और यहाँ पे ये मास m1 m2 मास है यहाँ पे। तो हमसे ये पूछा गया कि बताओ कि अगर ये ब्लॉक कोई भी एक ब्लॉक डिस्टेंस अगर x से नीचे जाता है तो अ, इस सिचुएशन में इसका जो वेलोसिटी होगा m1 m2 का वो क्या होगा। तो देखो अब यहाँ पर हम ये वाले क्वेश्चन को करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन के प्रिंसिपल से। ये पहले तुम रेफरेंस लाइन मान लेते हैं एक बार, ठीक है, ये हमारा रेफरेंस लाइन है। अब यहाँ से अगर ये m1 भारी है, बोला गया कि देखो m1 बड़ा है m2 से, देख भी रहा है m1 बड़ा है ना। अगर m1 बड़ा है m2 से और ये अगर नीचे अगर आता है मान लो x डिस्टेंस, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, मान लो अभी मूव भी नहीं किया, तो हम यहाँ पे क्लियरली बोल सकते हैं कि यू आई प्लस के आई इक्वल्स टू यू एफ प्लस के एच, ठीक है। तो जैसे मान लो इनिशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, देखो तो इसके लिए सिस्टम के लिए व्हाट इज इनिशियल एनर्जी, हम यहाँ बोल सकते हैं इनिशियल एनर्जी हो जाएगी, मान लो m2 की जो हाइट है ना m1 से, ये मान लो एक बार के लिए h है। हमने मान लिया सवाल में भले गिवन नहीं है, हालांकि नहीं गिवन है तो ये कैंसिल कर जाएगा। तो इनिशियल एनर्जी क्या हो जाएगी m2gh, इसकी इनिशियल एनर्जी 0, दोनों के दोनों ब्लॉक रेस्ट पे तो काइनेटिक एनर्जी 0 इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी। अगर हम फाइनल एनर्जी की बात करते हैं तो अब देखो ये m1 कितना से नीचे आएगा, m1 नीचे आ जाएगा x, और m2 ऊपर जाएगा कितने से, x से ऊपर जाएगा, ठीक है। ये नीचे आ जाएगा कितने से, x से, तो ये कितना से ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा x, ठीक है। ऐसा, तो फाइनल एनर्जी का अगर बात की जाए तो ये अगर x से ये ऊपर गया x से, तो अब एनर्जी कितनी हो जाएगी, देखो तो फाइनल एनर्जी हो जाएगी
M2 G कितने से ऊपर गया, ये x से ऊपर गया, H प्लस एक्स। ठीक है, इसकी एनर्जी बढ़ गई ना, आप देखो तो M2 की। अच्छा, इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, इसकी एनर्जी हो जाएगी -M1G(x), नीचे आ गया, प्लस काइनेटिक एनर्जी भी आएगी ना, हाफ M2, इसकी मान लो वेलोसिटी v है, तो इसकी भी वेलोसिटी क्या होगी, v होगी ना, फिर दोनों की सेम रहेगी, क्योंकि स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, जितना से ये ऊपर गया उतना से नीचे आया, तो हाफ M2 v का स्क्वायर प्लस हाफ M1 v का स्क्वायर, ठीक है, प्लस हाफ, अब ये देखो यहाँ पे पुल्ली के पास भी मास है, इसके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो इस सिचुएशन में अगर देखा जाना तो एनर्जी जो है ना, ठीक है, वो कैसी है, वो कंजर्व रहेगी। क्लियर, क्योंकि यहाँ पर तुम देखो, अगर तुम मेरे से बोलो कि सर यहाँ पर तो जो पुली है और थ्रेड के बीच में स्लिपिंग नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ, पहले समझ लो कि अगर मान लो पुली का ये वाला पॉइंट अगर यहाँ पर पहुंचता 1 सेंटीमीटर दूर, तो धागा इसके ऊपर जो लपेटा हुआ है ऐसे करके, ठीक है, उस धागे का भी अगर मैं एक पॉइंट देखूं, ठीक है, तो वो भी उतने समय में धागे का एक जो पॉइंट है ना, वो यहाँ से यहाँ चला जाएगा। ठीक है, समझना इस चीज को, जितना पॉइंट पुली मूव करेगा उतना पॉइंट उस पे लपेटा हुआ धागा भी मूव करेगा, तो हम कहते हैं कि वहां पे स्लिपिंग नहीं होगी। अगर पुली ज्यादा मूव कर, पुली यहाँ से यहाँ चली जाती है और धागा सिर्फ यहाँ से यहाँ आता है, तो हम कह रहे हैं कि वहां पे स्लिपिंग हो रही। ठीक है, याद रखना, when there is no slipping, the distance moved by a point on the pulley, ठीक है, is the same as distance moved by the point of the string at that point। ठीक है, then we say there is no slipping। अगर पुली यहाँ से यहाँ गई एंड धागा जो इसके ऊपर था यहाँ पे, वो यहाँ से यहाँ जाता है, ठीक है, we say there is no slipping। ठीक, एक्चुअली जो स्लिपिंग वाला कंसेप्ट है ना, वो रोलिंग में और बेहतर तरीके से तुम लोगों को समझ में आएगा अभी, लेकिन आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात देखो, अब तुम मुझसे बोलोगे कि सर अगर ये पुली है, तो ये पुली को रोटेट करने के लिए अगर धागा और पुली साथ साथ मूव कर रहे हैं, तो याद रखना वहां पे फ्रिक्शन होना कंपलसरी है। बिना फ्रिक्शन के कैसे मूव, तो थ्रेड कर रही है, अगर थ्रेड मूव कर रही है तो पुली पे कौन फोर्स अप्लाई करेगा, फ्रिक्शन अप्लाई करेगा, तभी तो पुली भी मूव करेगी। अगर यहाँ पे थ्रेड और पुली के बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा ना, तो वहां पर स्लिपिंग होगी ही होगी, साथ साथ नहीं मूव कर सकते हैं वो, तो मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है, मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे भले नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा हो, लेकिन पुली का जो सेंटर ऑफ मास है वो तो रेस्ट पे रोटेट करिए ना, तो अगर पुली का सेंटर ऑफ मास अगर रेस्ट पे है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, वो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो वर्क डन क्या हो गया, जीरो। ठीक है, तो ये पॉइंट तुम लोग का बिल्कुल से क्लियर होना चाहिए कि मैंने बोला था कि या तो सिर्फ नॉन कंजर्वेटिव या तो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेज लगे, नहीं तो अगर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो उसके द्वारा वर्क डन कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद देखो, अब यहाँ पे जब भी तुम कहीं पर देखो ना कि नो स्लिपिंग वाला कंडीशन आ रहा हो, ठीक है, तो वहां पे याद रखना कि v इक्वल्स टू ओमेगा आर और a इक्वल्स टू अल्फा आर लगा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बोलूं और अगर तुम बोलोगे कि सर फ्रिक्शन तो स्ट्रिंग पे भी लग रहा है, तो स्ट्रिंग तो मासलेस है, और मासलेस चीज पे तुम अगर फोर्स अप्लाई भी कर दोगे, तो उसका बर्डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे हम अगर बात करें M2GH इक्वल्स टू M2GH प्लस M2GX माइनस M1GX प्लस इसको मैं क्या ले सकता हूँ, हाफ M2V का स्क्वायर
प्लस हाफ m1 v का स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा, ओमेगा को भी क्या लिख सकता हूँ, v स्क्वायर बार पर लिख सकता हूँ, है ना। मुझे निकालना है क्या, वेलोसिटी निकालनी है हर एक ब्लॉक की। अब यहाँ पे मैं क्या ले सकता हूँ, अब यहाँ से देखो ये h मैंने बीच पे माना था, इसका कोई काम नहीं है, ये दोनों मर गए। हमको निकालना v है, मैं क्या ले सकता हूँ, x, इसको मैं एक तरफ रखता हूँ, v स्क्वायर कॉमन ले लिया, v स्क्वायर बाय 2 m1 प्लस m2, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक चीज और कॉमन आएगी ना, m1 प्लस m2 प्लस आई बाय आर प्लस आई बाय आर स्क्वायर इक्वल्स टू, अब इसको इधर भेजा मैंने अगर, तो ये इधर जाके हो जाएगा प्लस x कॉमन ले लिया, g कॉमन ले लिया, ठीक है, इधर जाकर के प्लस m1 हो जाएगा और उधर जाके माइनस m2 हो जाएगा, ठीक है। तो v हमारा क्या हो जाएगा, v स्क्वायर हमारा हो जाएगा 2gx बाय m1 प्लस m2 प्लस आई बाय आर का स्क्वायर, है ना। 2gx ऊपर गया माइनस m2 था, नीचे आ गया m1 प्लस m2 प्लस, हाँ ठीक है। तो आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया। इसको फटाफट सबको नोट कर दो। हालांकि ये सवाल हमारे स्कूल एग्जाम में आने के चांसेस इसकी एकदम नेग्लिजिबल है, ठीक है। आप भी चाहते तो उसको करने के आना चाहिए, ऐसे सवाल हमारे जनरली आएंगे एंट्रेंस में। आगे बढ़े हम लोग, तो हम लोग अब एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है एंगुलर मोमेंटम। देखो एंगुलर मोमेंटम की अगर बात करें ना, तो ये टॉपिक जो है ना जनरली थोड़ा टफ टॉपिक पड़ता है। मासलेस एनर्जी कैसे एनर्जी पोजेस कर सकती है समर्थ, बिकॉज मासलेस चीज के पास तो काइनेटिक एनर्जी हो नहीं सकती है, हाफ एम वी स्क्वायर होगा, और अगर उसके पोटेंशियल एनर्जी हो नहीं सकती बिकॉज एम जी एच होगा, ठीक है। इसलिए ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है ये एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। मुझे लगता है आज की क्लास और कल की क्लास में हो जाएगा ये, और ये आई थिंक इसके बाद कुछ ज्यादा बचेगा नहीं। देखो एंगुलर मोमेंटम में अगर मैं तुमको बताऊं ना, सब कुछ एनालॉजी चल रही है, और रोटेशन चैप्टर जो है ना रिलेटिवली टफ चैप्टर है इन कंपैरिजन टू ट्रांसलेटरी मोशन। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि ट्रांसलेशन में एक मास था, 1 kg है, तो पूरे सवाल में 1 kg रहेगा। कोई भी सवाल पकड़ लो वो मास 1 kg रहेगा। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हम अगर एक ही बॉडी की बात करें तो उसका मास तो कांस्टेंट रह सकता है, लेकिन उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है ना अलग अलग हो सकता है।
उसका एक ही बॉडी का इनफाइनाइट नंबर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो सकता है, ठीक है। इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग हो सकता है एक ही बॉडी का, इसलिए ये चैप्टर जो है ना रिलेटिवली टफ हो जाता है। और हर एक चीज इसके साथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ही जुड़ी हुई है, ठीक है। तो हर चीज इसके लिए डिफिकल्ट हो गई। लेकिन जैसे हमने पढ़ के रखा है कि मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी किसी बॉडी के लिए, वैसे ही एक टर्म होता है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम का जो हम लोग पढ़ेंगे ना, ठीक है, इसके ये हम पढ़ते हैं एक प्योरली ट्रांसलेटिंग बॉडी के लिए। अब ये सोचोगे कि ट्रांसलेटिंग बॉडी के लिए कैसी हो सकता है एंगुलर क्वांटिटी, तो वो मैं तुमको भी सिखाता हूँ। उसके बाद एक हो सकता है प्योरली रोटेटिंग बॉडी के लिए। हम लोग फिलहाल इस लेक्चर्स में दो ही को डिस्कस करेंगे, ठीक है। रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसकी बात हम लोग ज्यादा नहीं करेंगे अपने बोर्ड के टॉपिक, या करेंगे तो हम लोग लिमिटेड बात करेंगे, ठीक है। ये टॉपिक बहुत वास्ट चला जाता है। अब यहाँ पे हम लोग को मेन, हम लोग को पहले ये दो अच्छे से पढ़ाई करनी है। अब अगर एंगुलर मोमेंटम को हम लोग बोलते क्या, इसका दूसरा नाम है मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम ज्यादा अच्छा नाम रहेगा। और अब से याद करो, याद रखो, जब तुम मोमेंटम बोलोगे ना, तुमको मेंशन करना होगा कि एंगुलर है कि लीनियर है, क्योंकि अब हमने दूसरा मोमेंटम भी सीखने जा रहे हैं हम लोग। जैसे मोमेंट ऑफ फोर्स होता है, ठीक है, वैसे क्या होता है मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है। इसका जो सिंबल होता है वो एल वेक्टर होता है, एंड दिस इज गिवन बाय आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, ठीक है। जब तुम इसको यूज करोगे ना, ठीक है, तुमको बिल्कुल टॉर्क जैसे ही इसको यूज करना है। बस वहां पे क्या था, हमने देखा था टाउ था आर क्रॉस एफ, इसमें हो जाता है आर क्रॉस पी। एल वेक्टर को मैं लिख सकता हूं आर क्रॉस एम वी वेक्टर, ये हो जाएगा आर क्रॉस एम आर क्रॉस वी वेक्टर, ठीक है। दिस इज एल वेक्टर का एक्सप्रेशन। उसके बाद छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं हम लोग, याद करो, टॉर्क का इकलौता यही फॉर्मूला था, एंगुलर मोमेंटम का इकलौता यही फॉर्मूला था। लेकिन टॉर्क को यूज करने के, मैंने तुमको यही फॉर्मूले को अलग अलग तरीके से यूज करने के लिए मैंने तुमको तरीका बताया था, ठीक है। जैसे मान लो तुमको अगर मैं कोई भी एक सेंटेंस बता दूं, तो उसी सेंटेंस को हम लोग अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं ना, अलग अलग भाषा में बोल सकते हैं, लेकिन उसका मीनिंग तो नहीं बदलने वाला है, ठीक है। इसलिए गलती से भी मत सोचना कि टॉर्क निकालने का इसके अलावा कोई फॉर्मूला है, या एंगुलर मोमेंटम निकालने का इसके अलावा कोई फॉर्मूला है। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला, जो कि हर एक, इसी को हम लोग अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। जैसे देखो, टॉर्क के लिए मैंने तुमको बताऊं, अगर रिवाइज करवा तो उसको मैंने टॉर्क के लिए चार चीजें बताई थी। या तो तुम, अगर ऐसा बॉडी था तो एफ को तोड़ दो, है ना, एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा, एक तरीका ये बताया था मैंने। फिर मैंने बताया था कि एक काम करो, आर को तोड़ दो, फोर्स को पीछे खींच दो, और आर के दो टुकड़े कर दो, अलोंग फोर्स, ठीक है, और परपेंडिकुलर टू फोर्स। फिर मैंने तुम लोग को बताया था तीसरा तरीका आई जे के वाला, और चौथा मैंने बताया था इसके लिए टाउ इक्वल टू आई अल्फा। लेकिन याद रखना, इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कुछ नया हो, हमने जो भी सीखा था इसी फॉर्मूले से ही सीखा था। आई जे के ले लो, इसका डेरिवेशन देख लो, इसमें से आया था। इसको देख लो, तो हमने इसको बोला था आर एफ साइन थीटा, मैंने बोला कि एक काम करो, इसको साथ पे पुट कर दो, तो ये वाला मेथड हो जाएगा। मैंने बोला कि आर साइन थीटा के साथ एफ को पुट कर दो, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली फॉर्मूला एक ही है, ठीक है। उसको एक्सप्रेस करने के तरीके, ठीक है, भाषा में बोलने के तरीके उसके चार अलग अलग हो सकते हैं। इन द सेम वे हमारा एंगुलर मोमेंटम निकालने का एक ही फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें भी जो है ना, तुम ये चारों में से कोई भी तरीका यूज हो सकता है, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो मेरे पास बोला गया है कि एक यहाँ पे एक रॉड है, ठीक है, और यहाँ पे एक पार्टिकल जिसकी मुझे बोला गया है कि इसका जो एंगल जो है ना यहाँ पे 37 डिग्री है,
इसके लिए मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम हमको दिया गया है 5 केजी मीटर पर सेकंड। ये वाला डिस्टेंस मुझे बोला गया यहाँ से, ठीक है, इसको बोला गया मुझे 5 मीटर। पूछा गया कि बताओ इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम ओ के अबाउट क्या होगा। मैंने बोला कि सिंपल सी बात है, पी को तोड़ दो, ठीक है, पी का वही हिस्सा निकालो जो ओ ए के परपेंडिकुलर है। तो मैंने बोला कि ये पी कॉस होगा, ये पी साइन होगा, तो पी साइन साइन 37 कितना हो जाता है 3/5, 3 केजी मीटर पर सेकेंड। मैंने बोला इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 के साथ, तो 5 से कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा ना, 15 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। सेम वे से देखो बिल्कुल ये वाला मेथड, अगर मुझे यहाँ पे यही अगर ऐसे बोल देता ये रॉड है यहाँ पे, या ऐसे मोमेंटम है 5 और मुझे ये वाला एंगल दे देता अगर, तो मैं क्या करता, मेरे लिए प्रेफरेबल ये होता कि मैं एंगुलर मोमेंटम को पीछे खींच दूं, ठीक है, और मैं इससे वैल्यू निकाल लूंगा ये वाले मेथड से। अगर मुझे आई जे के में दे देता तो मैं वैसे निकाल लेता, ठीक है। और ये वाला इससे भी आएगा, ठीक है, क्या कहते हैं, जैसे आई अल्फा है उस पे आई ओमेगा होगा, इसका डेरिवेशन हम लोग देखेंगे जा करके, ठीक है। बट आई थिंक ये क्लियर हो गया तुमको एक चीज कि एंगुलर मोमेंटम इज एनालॉग ऑफ मोमेंटम इन रोटेशनल मोशन। दूसरी बात कि एंगुलर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला आर क्रॉस पी होता है। आर क्रॉस पी को यूज करने का वही तरीका होता है जैसे हमने टॉर्क को यूज किया था, ठीक है। इतना समझ में आ गया आई थिंक सब। अभी आगे जैसे जैसे बात करेंगे हम लोग और क्लैरिटी मिलेगी, लेकिन एक बार तुमको रफ आइडिया मिल गया। अब आगे देखते हैं। पहली चीज जो बच्चों को अधिकतर कंफ्यूजन होता है कि क्या सर्कुलर मोशन में ही एंगुलर मोशन होगा, कि कोई स्ट्रेट लाइन चलती हुई बॉडी के पास भी एंगुलर मोशन हो सकता है। तो जरा देखो इस चीज को, मान लो ये जो है यहाँ पर एक घर से, ठीक है, एक जन निकला, ठीक है, और सीधा चलता चला जा रहा है, ठीक है, और ये जो पर्सन है ना ये ट्रेवल कर रहा है सीधा, ठीक है, और यहाँ पर एक दूसरा पर्सन इसको खड़ा होकर के देख रहा है, ठीक है, और जब ए बी को देखेगा ना तो ए बोलेगा कि बी इज ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर मान लो कोई पर्सन यहाँ पे सी है, ठीक है, जब वो बी को देखेगा ना तो ए अपनी मुंडी को नहीं हिलाएगा, लेकिन जब सी देखेगा ना बी को तो सी को अपनी मुंडी को हिलाना पड़ेगा। जैसे जैसे सी आगे जाएगा ना, ठीक है, ये अपनी मुंडी को इधर हिलाएगा, ठीक है, जैसे जैसे मुंडी हिलाएगा ना अपना गर्दन हिलाएगा, तो सी क्या बोलेगा कि बी के पास कैसा मोशन है, एंगुलर मोशन है, तभी तो सी को अपनी मुंडी हिलानी पड़ेगी। तो क्या बी स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, आंसर इज यस। क्या बी के पास एंगुलर मोशन है, आंसर इज यस। किसके रेस्पेक्ट में एंगुलर मोशन है, तो आंसर है सी के रेस्पेक्ट। तो याद रखना है कि सीधी चलती हुई बॉडी के पास भी क्या हो सकता है, एंगुलर मोशन हो सकता है। और अगर उसके पास एंगुलर मोशन हो सकता है, उसके पास थीटा होगा, और अगर उसके पास थीटा होगा जो कि वैरी कर रहा है, ठीक है, पहले ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर यहाँ जाएगा, फिर ये ऐसा होगा, फिर यहाँ जाएगा मुंडी ऐसे घुमाएगा, यहाँ जाएगा ऐसे मुंडी घुमाएगा। ये एंगल देखो बढ़ा रहा है ना मुंडी का, ये पहले मुंडी इधर इतना घुमाया, फिर मुंडी इतना घुमाया, फिर मुंडी इतना घुमाया, फिर मुंडी इतना घुमाया, ऐसे करके एंगुलर मोशन है, ठीक है, क्लियर। तो अगर बी के अगर हम बोलेंगे कि बी के पास एंगुलर मोशन है विथ रिस्पेक्ट टू सी, तो बी के पास एंगुलर वेलोसिटी भी होगी, एंगुलर मोमेंटम भी होगा, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन भी हो सकता है अगर वो तेजी से भाग रहा है तो जो भी, दैट मीन्स दिस टॉपिक कम्स इन द कैटेगरी ऑफ एंगुलर मोशन, ठीक है। याद रखना है इस चीज को। ये बच्चों को समझ में कम आता है कि भाई सीधी चलती हुई चीज के पास कैसे एंगुलर मोशन होता है, तो वो हो सकता है, ठीक है, इस तरह से। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो, टॉपिक इज एंगुलर मोमेंटम
ऑफ ट्रांसलेटिंग बॉडी। ठीक है, ये जो मैं करवा रहा हूँ ना, दिस इज अ क्वेश्चन गिवन इन एनसीईआरटी आल्सो। ठीक है, जो हम आज हम लोग जो पढ़ेंगे। ठीक है, ये मान लो हमारे पास एक एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये हमारी वाई एक्सिस है, और एक पर्सन जो है, एक क्या, एक मान लो कोई बॉल है जो कि इस तरह से ट्रेवल कर रही है। हाँ, सर्कुलर मोशन में भी था ये। ठीक है, लेकिन वो मैंने रिवाइज करवाया। अभी जो टॉपिक करवाऊंगा ना, वो उसका एंगुलर मोमेंटम नया टॉपिक है। ठीक है, वो वो समझ लो छोटा सा रिवीजन था भाई। ये ओरिजिन है, ठीक है, ये मुझे बोला गया है ये डिस्टेंस हमको बोला गया है एच है, ठीक है, और यहाँ पर जो है इस तरह से एक पार्टिकल है जो कि एम वी मोमेंटम से चल रहा है। ठीक है, इसकी वेलोसिटी, इसका मास है मैं, इसकी वेलोसिटी क्या है, वी है, इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, एम वी हो जाएगा। बोला कि पार्टिकल इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, पार्टिकल इज ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, इट्स मास इज एम, वेलोसिटी इज वी। ठीक है, फाइंड इट्स एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, और मुझे एक चीज और बोली गई है, जो पार्टिकल है ना, पार्टिकल का जो फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज एच। ठीक है, कितना डिस्टेंस है पार्टिकल का यहाँ से, एच है। देखिए यहाँ पे पैरेलल जाएगा तो अगर ना पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे मुझे बोला गया था एच था, एच था, डिस्टेंस कितना हमेशा एच है। तो मुझसे पूछा गया कि बताओ इसका एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन क्या होगा। ठीक है, मतलब तुम खड़े होकर के यहाँ पर देख रहे हो पार्टिकल, ये कोई कार है, तुम्हारी क्रश है, कोई भी है, ठीक है, जो कि ऐसे जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये अगर एंगल मान लो एक बार लिए, मैंने बोला ये एंगल एक बार के लिए थीटा है, ये एम वी है। ठीक है, और ये जो है ना, ये डिस्टेंस मान लो एक बार के लिए आर वेक्टर। ठीक है, तो मुझसे पूछा गया कि बताओ इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो मैंने बोला कि एल वेक्टर हो जाएगा आर क्रॉस पी। ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है एंगुलर मोमेंटम का, आर क्रॉस एम वी। ये हो जाएगा एम आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। याद है ना, क्रॉस ये सिंपल मल्टीप्लाई साइन नहीं है, तो एम आर वी साइन थीटा। ठीक है, दिस इज द मोमेंटम। हमें ये आर गिवन नहीं है, हमें ये एच गिवन। अब अगर मुझे अपने आंसर को एच के टर्म्स में अगर एक्सप्रेस करना है, तो मैं यहाँ पर देखो क्या करता हूँ, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। मुझे यहाँ पे एम वी और आर के बीच का एंगल पता है। ठीक है, गिवन है क्या यहाँ पे एंगल, ठीक है, जो मैंने लिया है। तो ऑब्वियस सी बात है, मेरे लिए आर क्रॉस एम वी यूज करना ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, अब देखो ये एम
वी। अब देखो तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये थीटा अगर एंगल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा तो मैं क्या बोल सकता हूँ, साइन थीटा इक्वल्स टू एच अपॉन आर। आर वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, आर होगी, तो आर साइन थीटा क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा ना। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एम वी आर साइन थीटा, आर साइन थीटा को मैंने क्या लिख दिया, एच। ठीक है, दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू। आया सबको समझ में, है ना। देखो सेम फॉर्मूला यूज किया। अगर तुम मुझे बोलोगे कि सर यहाँ पे पी को तोड़ दो, तो भाई पी का हम देखेंगे, अगर आर के हिसाब से दो कंपोनेंट लेंगे अलोंग परपेंडिकुलर, तो परपेंड यहाँ पे एम बी कॉस थीटा होगा, यहाँ पे एम बी साइन थीटा आएगा। तो एम बी साइन थीटा इंटू आर कर देंगे तो भी क्या हमको मिलेगा, एम बी साइन थीटा इंटू आर ही मिलेगा। ठीक है, आई बात सबको समझ में। तो मैंने जो तुम लोग को बताया था ना आर क्रॉस एफ, उसमें हम क्या करते थे, डायरेक्टली पता है एंगल डायरेक्टली कर लो, डायरेक्टली नहीं पता कंफ्यूजन हो रहा है तो पी को एफ को तोड़ दो, नहीं समझ में आ रहा आर को तोड़ दो। ठीक है, जैसा तुमको समझ में आता तुम वैसा कर लो। यहाँ मैंने क्या किया, डायरेक्टली देख लिया एम वी आर। अगर मैं दूसरे मेथड से जाता ना, तो मैं इसको ऐसा भी कर सकता था, एम वी, इसका एक कंपोनेंट क्या हो जाता है, एम वी कॉस थीटा, ये वाला कंपोनेंट आर के परपेंडिकुलर क्या हो जाता, एक अलोंग वाला ये परपेंडिकुलर वाला एम वी साइन थीटा। हम क्या करते थे, पर पी के परपेंडिकुलर वाले को आर से मल्टीप्लाई करते थे, एम वी साइन थीटा इंटू आर, ये लिख देता मैं। तो यहाँ मैंने क्या किया, आर साइन थीटा को मैंने साथ में देखा, आर साइन थीटा अगर मैं यहाँ से देखता तो वो मुझे एच के इक्वल मिलेगा। ठीक है, और ये वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर, आई होप सबको समझ में आ गया। ये फटाफट नोट कर लो, इसको नोट कर जाओ, और अभी क्लास फिर से ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, यही टॉपिक को मैं ना थोड़ा सा और एक्स्ट्रा डिस्कस करूंगा और फिर जल्दी खत्म कर दूंगा मैं।